बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। जी हां, चुनावी मौसम है और ऐसे में पब्लिक के सवाल हैं, नेताजी के जवाब हैं, यानी कि पब्लिक के सवालों से नेताजी होंगे बेपर्दा। आज जबकि पहले चरण का मतदान चल रहा है, 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है और अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह के साथ अपने अपने मुद्दों पर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये 102 सीटों का मतदान, आखिर किसकी हवा इस पर चल रही है, किसकी कितनी थी तैयारी और मतदान केंद्रों से आ रही रिपोर्ट आखिर किस तरफ इशारा करती है, किसके मुद्दे, किसके नैरेटिव में दम था और किस नैरेटिव को लेकर जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है, आज इसी पर करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे कि कैसे एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी के अमरोहा में पहुंचे तो वहां उन्होंने क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दो शहजादे कह दिया और क्यों ये कहा गया कि पूरा का पूरा विपक्ष सनातन विरोधी हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या सनातन विरोध इंडिया अलायंस को भारी पड़ सकता है, किसके मुद्दे कितने इफेक्टिव हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। आइए आपको सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बयान। जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कह करके ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? तो अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुकाबला में पहला राउंड होगा, फर्स्ट फेज ओवर। हवा का रुख किधर? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जेडीयू नेता सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और निवान शर्मा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो देखिए, शुरुआत करूंगी आज चर्चा की और सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन आइए उससे पहले आपको बता देती हूं कि अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है। अगर आप यूपी की बात करेंगे, यूपी की 8 सीटों की बात करेंगे तो 4 बजे तक तकरीबन 55 से 60% का मतदान हो चुका है। बाकी स्टेट्स की भी अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 50 से 60% का मतदान अभी तक हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। अब अखिलेश जी, जिस तरीके की बंपर वोटिंग हो रही है और मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या अब भी आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, इसका लोकतंत्र से वास्ता वोटिंग को नहीं जोड़ के देखें। जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और जो पिछले 70 साल से जो ट्रेंड दिखा है कि जब बड़ी तादाद में बूथ पे लाइन लग जाए तो ये इशारा माना जाता है कि जनता वर्तमान सत्ता से त्रस्त है और इससे बदलाव चाहती है। नॉर्मली ऐसा रहा है और ये बात आम मतदाता को, हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये भी उसी का हिस्सा है। आप हर जगह पे अपना इश्तहार चपकाएं, उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बदहाली जीवन के 10 सालों में उन्होंने जिए हैं, उस एहसास को याद करके वो मतदान कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको बूथ पे दिख रहा है, लंबी कतारें। फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं आप? लोकतंत्र का महापर्व और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसे लोकतंत्र से जोड़कर ना देखूं, इससे ज्यादा सजीव परिभाषा क्या हो सकती है लोकतंत्र की? जनता का राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए जनतंत्र होता है। हाँ। लेकिन पूंजीपति के द्वारा पूंजीपति के लिए पूंजीपति की सत्ता बन जाए, हम उसे जनतंत्र नहीं मानते।
आज इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। दो पूंजीपति देश में सबसे ज्यादा संपन्न हो गए, उनकी पूंजी को बता के अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था बताएंगे तो गांव का बैठा हुआ यही तो आदमी उससे लोकतंत्र चिढ़ता है ना, कि जनता को अगर सब दिखाई देगा तो जनता बाहर निकलेगी अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए। अगर लोकतंत्र खतरे में होगा तो ये जनता बाहर ही नहीं निकलेगी, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा इनके पास। नहीं निकली है, उसका परिणाम 4 तारीख को मिलेगा देखने को। तो ये वोटिंग का अधिकार है ना इनके पास, तो ये कैसे लोकतंत्र खतरे में है? और ये उनका देश है, ये उसके मालिक है। हमने खद्दर इनकी सेवा के लिए पहना हुआ है, इन पे हुक्म चलाने के लिए नहीं। अच्छा चलिए, आपके सवाल का एक बार जनता से जवाब ले लेती हूँ, फिर शिवम त्यागी जी के पास जाऊंगी। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया त्यागी है। अच्छा श्रेया, क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है? ये फर्स्ट फेज का चुनाव, किसके मुद्दे आपको अच्छे लगे? बीजेपी के। बीजेपी के? विश्वास बीजेपी पर हो रहा है? हाँ, बीजेपी और बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबने देखा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कितना काम करा है, डिफरेंस सबको दिखाई देता है। और बाकी तो पार्टियां बोलती ही हैं, डिफरेंस देखने से पता चलता है। देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा और सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है। आप भी खड़े हो जाइए जरा। लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम आसिफ खान है, अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हूँ मैं। जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है, लेकिन जब पहले भी ऐसा हुआ है, अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि चीन जिस तरीके से नजरें गड़ाए बैठा है इस समय, मौजूदा गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी जी की, मुझे लगता है ऐसी गवर्नमेंट जरूर होनी चाहिए, शक्तिशाली गवर्नमेंट होनी चाहिए। वरना ये पूरा इंडिया गठबंधन जब मिल जाएगा और ये अपना नेता जब चुन के लाएंगे तो उस तरीके से मजबूती से देश नहीं चल पाएगा। देखिए, लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है। अब अखिलेश जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर जा रही हूँ शिवम जी के पास। मैं हमारे मित्र जो भाई ने ये सवाल उठाया, आपको इस चीज की जानकारी यहां आपने दिया। चीन पे बीते 10 सालों के पीरियड में जितना चीन ने भारत की जमीन कब्जा की है उतना 64 साल में कभी नहीं की। तो ये परिणाम बातों से नहीं, व्यवहार से। रेजांगला के अंदर मेजर शैतान सिंह साहब का जो म्यूजियम था, जो पूरी दुनिया में लड़ाई और आजादी का अलग म्यूजियम था, उसको चीन ने तोड़ के बफर जोन में कर दिया। ये चीन ने किया। मैंने पूछा, दोनों ने कहा लोकतंत्र खतरे में नहीं, और उन्होंने कहा सशक्त सरकार चाहिए जो हमें बीजेपी की नजर आती है, ताकि चीन को आगे दिखाया जा सके। जनता के हितों के लिए फैसले लेती हुई तानाशाही बनी सशक्त सरकार नहीं। पहले फेज का मतदान अब बस खत्म ही होने जा रहा है। किसकी चल रही है हवा? कितनी उम्मीद आपको है इन 102 सीटों पर? देखिए, यहीं पर मिल गया आपको उदाहरण। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बात को तो आसिफ भी मानते हैं कि इंडी वालों की सरकार कमजोर है, इनको नहीं आना चाहिए सत्ता में, वरना लड़ नहीं पाएंगे किसी से भी। इस बार इनका एमवाई भी खतरे में है। वो युवा है तो वो जानता है कि ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ नाम के युवा रह गए हैं। उम्र भी इनकी 50-50 साल हो गई है, तो अब ये बेकार है। दूसरा, एक और चीज भाई, वो 50-55 साल वाले युवा हैं या नहीं, मैं युवा हूं और मेरा तो करियर ही अभी 3-4 साल पहले शुरू हुआ है। प्राची जी, आपसे मेरा निवेदन है, मेरी सीट बदल दीजिए। एक ये आदमी है, इन्होंने 135 साल पुरानी पार्टी खत्म कर दी। एक ये आदमी है, इन्होंने अपनी 30 साल पुरानी पार्टी खत्म कर दी। मैं तो बेचारा 3 साल पुराना ही हूं, मुझे उधर रखिए मोदी जी की छाया में। इनकी छाया में इनकी अपनी पार्टियां नहीं बची, मैं क्या बचूंगा? तो मेरा निवेदन है, पहले तो मेरी सीट चेंज की जाए। उसका जवाब आया अखिलेश जी को। नहीं, जवाब आता रहे, लेकिन सीट बदल के आए। अगर करियर खराब भी होना है तो उनका हो, हमारा क्यों? हमारे तो नेता उनके चेहरे पर लेकिन फिर भी मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट के पीछे की वजह, देखिए, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अक्सर खुशी नहीं होती है, तो आए दिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं। हंसना मजबूरी है उनकी। लेकिन विषय पर आता हूं मैं। 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड रुक जाइए। विषय पर आता हूं। देखिए, विषय साफ है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 10 साल के पिछले काम किए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सरकार रही, इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर पड़ोस में किसी ने भी थोड़ी सी आनाकानी करने की कोशिश की तो उसको जवाब दिया। अभी एस जयशंकर जी ने अभी 2 दिन पहले एक कॉन्क्लेव में थे, वो उन्होंने कहा कि जिस सीमा पर हम लाठी लेकर नहीं पहुंच पाते थे, अगर मेरी सेना आज वहां पर जो है गन लेकर चाइना के सामने खड़ी है तो वैसे ही नहीं खड़ी, सरकार मजबूत है इसलिए खड़ी है। जब मुंबई पर हमला हुआ तो ये चुपचाप बैठ गए डरकर पाकिस्तान से। आज अगर घुसकर मार रहे हैं तो सरकार मजबूत पीछे खड़ी है, तभी इलाज हो रहा है उनका। राष्ट्रवाद मुद्दा है और राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है भारतीय जनता चाहे पार्टी। भ्रष्टाचारी देश के अंदर हो और चाहे देश का गद्दार देश से बाहर, दोनों को घर में घुसकर इलाज करेंगे, कमिटमेंट है हमारा जी। राष्ट्रवाद मुद्दा है। बहुत यहां पे बहादुरी और यहां पे बयानबाजी आपके सीमा पे किसी काम की नहीं है। आपकी सीमाएं असुरक्षित हैं,
चीन ने हमारी लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा की है, यह पूरा देश जानता है। यहां के बयान वहां किसी काम के नहीं है। अच्छा चलिए पूछ ही 10 लेती हूँ, 10 राष्ट्रवाद सेकंड दे कितना दीजिए। बड़ा मुद्दा है? आप जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम देवेश कंसल है। ये राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है और क्या लगता है आपको, किसने राष्ट्रवाद के लिए काम किया है? बीजेपी ने राष्ट्रवाद के लिए बहुत काम किया है, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पाकिस्तान जो हमला करते थे या फिर जो भी अटैक करते थे, उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और आप देखना कि अब 400 पार होगा और बीजेपी जीतेगी। ये 400 पार वाला है या 150 सीटों वाला चुनाव है? जरा खड़ी हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गुंजन है और मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हूँ। मुझे राष्ट्रवाद मुद्दा है कि नहीं है आपके लिए? नहीं नहीं। नहीं, मेरा एक सवाल जो बहुत अहम है। अच्छा, मुद्दा क्यों नहीं है राष्ट्रवाद आपके लिए? सब तो देश की बात करते हैं। नहीं, देश की बात करते हैं, लेकिन देश के हित में काम करने वाली सरकार बैठी है, तो फिलहाल बैठी और वही आएगी। लेकिन मेरा मुद्दा आपसे यह है, मेरा सवाल आपसे, किससे सवाल है? सपा से, अखिलेश जी। जी। तो अभी 2000 कुछ 2 चरणों में 2000 कुछ 800 के आसपास उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें से केवल 237 महिलाओं को सीट मिली है। और आपके और कई आप जिनके साथ में गठबंधन में हैं, उनके मैनिफेस्टो में है कि केंद्र सरकार की तरफ से 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप सीट तो दे नहीं पाए 10% भी, और आप बात कर रहे हैं कि खुद के मैनिफेस्टो में है महिला आरक्षण की बात। आप बताइए, आप 8% सीट दे रहे हैं और सीट दे रहे हैं आप उम्मीदवारों को, महिलाओं को 8%, और आप बात कर रहे हैं कि 50% नौकरियां देंगे आप। जल्दी से छोटा सा जवाब। नाम भी बता दीजिए अपना। इस मेरी बहन ने जो सवाल किया, मैं अपनी छोटी बहन के सवाल से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन बिटिया मैं 65 सीट लड़ रहा हूं, ये 400 लड़ रहे हैं, तो पहले इनसे पूछिए कि 400 में आपने कितना दिया है, फिर 65 में भी हम बता देंगे। बताओ भैया 400 में कितनी दी है, वो बहन जानना चाहती है, फिर हम 65 वाले में जवाब बता दे देंगे। देता हूं, दे देता हूं। बहन, आपने सवाल भी पूछा तो किससे? जिनके नेता ही जिनके नेता ये कहते थे कि बलात्कार हो गया, गलती हो गई, तो क्या सूली चढ़ा दोगे लड़कों को? इनसे आप उम्मीद करते हैं महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। इस देश में अगर हम लगातार महिलाओं की बात करते हैं तो हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। इस देश में अगर वो हमारा कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इस देश में 58-60 साल जो है महिलाओं को सिर्फ दूसरे तबके का नागरिक बोलते रहे और आगे जाते बता रहे। दीजिए कितनी महिलाओं को टिकट दिया? मैं एक चीज मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार में और हर जगह पर, राज्य से लेकर केंद्र में, इनसे ज्यादा ही है। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, इनसे ज्यादा है। नहीं, नंबर नहीं बताए थे। मैंने कहा ना, आपसे ज्यादा है। हमारे संगठन में तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ डिंपल यादव जी राजनीति में महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड, मतलब इनको पूरे राज्य में महिला भी सिर्फ श्रीमती डिंपल यादव ही मिली, वहां तो परिवार से बाहर चले जाते कम से कम। शिवम त्यागी जी, एक मिनट, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, हाथ सत्यप्रकाश जी जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने के पीछे की वजह क्या है? अगर कोई पारिवारिक पार्टी अपने बहू को पहली बार सीधा उठा के संसद भेज दे और उम्र की सीमा ना होती कि 25 साल सीमा है चुनाव लड़ने की, तो नाती पोतों को भी ये लोग भेज देते। मुलायम सिंह यादव के पोते होते फिर वहां संसद में। ये तो थैंक करते हैं अम्बेडकर जी को, 25 साल सीमा रखी है चुनाव लड़ने की। आइए, महिला आरक्षण को लेकर के इन्होंने कहा 33%, इनकी पार्टी तो महिला आरक्षण की विरोधी रही रहे। नीतीश कुमार ने जब पंचायत आरक्षण पास हुआ तो पहली बार इस देश में, आप लोग गूगल करके देखिएगा, 50% महिलाओं को आरक्षण बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायत में दिया, 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया, 35% आरक्षण उच्च शिक्षा में पढ़ने के लिए दिया, और वो हमारी पार्टी एनडीए की पार्ट रही। तो महिला सशक्तिकरण में बिहार आगे है। अब आते हैं उस बिंदु पर कि जहां से ये शुरुआत हुई कि पूंजीपतियों की सरकार। ये सरकार जब चुनी गई तो सबसे पहले इसने शौचालय का कार्यक्रम किसी पूंजीपति के लिए नहीं किया था। ओपन में डिफेकेशन होता था, नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का ख्याल रखा और गांव-गांव शौचालय का निर्माण किया। वो किसके लिए था? गैस सिलेंडर तक नहीं मिलता था महिलाओं को, फ्री में गैस सिलेंडर गरीब महिलाओं को कनेक्शन दिया गया। वो किसके लिए था? किसी पूंजीपति के लिए नहीं था। 1 करोड़ अगर लखपति दीदियां आज भारत में बनी हैं, ये किसके प्रयासों से हुआ? वो किसी पूंजीपति के लिए नहीं था। लोकतंत्र भारत की माटी में है, कण कण में है, हमारे रगों में दौड़ता है लोकतंत्र। और अंबेडकर ने कहा था इस बात को, कोई ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था। अंग्रेजों को जवाब देते कहा था
कि भारत अपने शासन प्रणाली को वैदिक काल से जानता है और भारत के में लोकतंत्र की मानसिकता है। भारत में कोई लोकतंत्र के खतरे में ना है और ना कोई इसे मिटा सकता है। आप क्यों? जितनी लोकतंत्र क्योंकि की आप बात समझिए इस करते बात हैं। को, विपक्षी पार्टियां क्यों कहती है लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि उनके ना पार्टी में लोकतंत्र है, बस परिवार को बढ़ाते रहो और सबको टिकट बेचते रहो, उनका लोकतंत्र यहीं तक सीमित है। आप देखिए निवान जी, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जितनी सशक्तिकरण के साथ बीजेपी कहती है या उनकी साथी पार्टी कहती है कि लोकतंत्र है, और आज जनता भी दिखा रही है कि लोकतंत्र में अधिकार है वोटिंग का, तो बम्पर वोटिंग हो रही है, तो क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में? देखिए, नैरेटिव सेट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद कह दिया कि मुझे मोदी जी की छत्र छाया में कर दीजिए। इन्होंने कहा अभी, क्योंकि ये जानते हैं जो मोदी जी की छत्र छाया में नहीं जाएगा वो जेल में जाएगा। ये जानते हैं ये बात, ये जानते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करो, मोदी जी के छत्र छाया में जाओ, उप मुख्यमंत्री बन जाओ। ये जानते हैं आदर्श घोटाला करो, मोदी जी की छत्र छाया में चले जाओ, राज्यसभा सांसद बन जाओ। ये जानते हैं कि आप बड़े से बड़ा घोटाला करो, मोदी जी के छत्र छाया में चले जाओ और बीजेपी में शामिल होकर बड़े से बड़ा पद ले लो। ये जानते हैं। इन्होंने बताया मेरा 3-4 साल पुराना करियर है, अब मेरे को मोदी जी की छत्र छाया में रहने दो, बोला इन्होंने। अभी आज जो लाइनों में आप युवाओं को देख रहे हैं, ये आपके सामने युवा जो बैठा है, ये पॉलिटिकल लच्छेदार भाषण पे तालियां बजा सकता है, लेकिन जब ये सवाल पूछने पर आएगा तो इससे तीखे सवाल किसी के पास नहीं होंगे। आज जो युवा डिग्री लेकर खड़ा है, वो जब लाइनों में खड़ा है तो अपनी डिग्री को देख के वोट करेगा, वो लच्छेदार भाषण को देख के वोट नहीं करेगा कि मेरे पास नौकरी नहीं है और युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है जहां लड़ाई लगी हुई है। आज जो महिला है जिसको राजस्थान में बोला गया कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, पूरे राजस्थान में होर्डिंग लग गए, इनके सांसद ने जो है पार्लियामेंट में मना कर दिया, हमने तो कहा ही नहीं 450 का सिलेंडर मिलेगा। ये तो इनकी हकीकत है। आज लोकतंत्र खतरे में मैडम इसीलिए है क्योंकि एक तरफ तो भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा, एक तरफ 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री जी को यह कहा जाएगा ये जेल में बैठ के आम क्यों खा रहे हैं। अरे आम खाने का हक क्या देश के राजा का है? लोग आम नहीं खा सकते क्या? आम खाने पे सवाल उठाएंगे ये लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लगा है, तो क्या ईडी सीबीआई अपना काम ना करे? मैडम जेल के प्रोसीजर में ईडी का क्या काम है आप बताइए? प्रिजन, जेल एंड कोर्ट, ईडी के पास कहां से जेल की रिपोर्ट आती है? क्या ईडी के पास शराब घोटाले में अब एक आम बच गया? बहुत छोटा काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस एक आम बचा अब इनके पास शराब घोटाले में। जा रहा है ना अरविंद केजरीवाल जी, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड ये लोग हैं। 60 करोड़ रुपए का शरद रेड्डी से चंदा लेते हैं और बेल देते हैं। ये लोग हैं शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और पेमेंट डेविएट करते हैं ये लोग। जवाब दे दो। आम कितने भी खाए हो, लेकिन नशा अभी भी शराब जो घोटाले वाली है उसी का चढ़ा हुआ है इनके सर पर। कहते वो मोदी जी की छत्र छाया में ना रहो तो किसके रहूं? जो केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल में पड़ा हुआ, उनकी छत्र छाया में नहीं रहना जी मुझे, बिल्कुल भी। मुझे नहीं, किसी को भी नहीं रहना चाहिए छत्र छाया में। ये होते तो आज देखे ना कितने सम्मान से मैं सुन रहा था इनको। अब सुनना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनकी छत्र छाया में ये 500-500 करोड़ के घोटाले करने वाली शिक्षा भैया हमारे देश को बचा दो, इससे हमें नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। हमें एक मुख्यमंत्री चाहिए जो ईमानदार रहे अपने सरकार में, हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए जो ईमानदार है अपनी सरकार में, हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए जिनका 50 साल का सामाजिक जीवन है, आज तक 1 रुपए का घोटाला का आरोप नहीं है। इनको अभी 10 साल हुए नहीं, 20 से ज्यादा मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। इनके हर सरकार के मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, और इनसे ईमानदार कोई नहीं है। शिवम जी, अच्छा देखिए आज प्रधानमंत्री कोर्ट में क्यों नहीं बता देते जाके इस बात को? कोर्ट में बता दीजिए ना। हमें कहते हैं कोर्ट में जाओ, अरे ईडी आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो ना मैं इनसे सवाल ले पाऊंगी और ना आप जवाब दे पाएंगे। प्लीज एक एक करके बात करते हैं। देखिए आज तो प्रधानमंत्री ने एक और मुद्दा उठा दिया है कि ये सनातन विरोधी है, तो क्या सनातन विरोधी होने का जो नुकसान है वो इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा? यही है मेरा दूसरा राउंड। और आइए आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजू है और मैं अम्बेडकर। आपको ये लगता है कि सनातन विरोधी होना या इंडिया अलायंस जो आरोप बार बार लगाया जाता है सनातन विरोधी हैं? देखिए इस बारे में कोई व्यक्तिगत राय मेरी इतनी है नहीं। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा नाम राजू है, मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। अभी लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? देखा जाता है कि जैसे चुनाव आते हैं कितने सारे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हम लोगों को लोकतंत्र खतरे में अगर नहीं है तो फिर लोकतंत्र में बेवकूफ़ भी तो बनाई जा रहा है। हम किस बिहाफ पे आपको वोट दें जब आप अपनी ही पार्टी के नहीं है? कल को हम आपको वोट दें और आप भी किसी और पार्टी में चले जाएं। नेताओं का पार्टी बदलना। अच्छा ये बताइए, सनातन धर्म को लेकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हम खड़े हो जाइए, क्या सनातन विरोधी का नुकसान उठाना पड़ेगा इंडिया अलायंस को जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं? देखिए हम लोग जो है, पहले तो मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं ये कहूँगी कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने राम को लाया। सनातन का तो हर जगह बोलबाल है, हर जगह राममय हो गया है, देखने को मिल रहा है।
और जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया। धुएं से सच में मुक्ति हुई और शौचालय का सच में निर्माण हुआ। बाकी युवाओं के लिए धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। इतना भ्रष्टाचार हो गया कि उसको साफ होने में time सनातन का विरोध करना नुकसान कर सकता है इंडिया अलायंस। बिल्कुल, सनातन का क्यों विरोध करना। सनातन अब बताइए अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया कि जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अपमान क्यों नहीं दिखाई देता। 2-3 सवाल प्राची जी इस बीच में आए हैं, पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर अपने साथियों के सवाल का जवाब दीजिएगा। हम उस पे भी आ जाते हैं। आपका सवाल सनातन सनातन होने के बाद आएंगे ना, उस पे भी आएंगे। नहीं, हम शुरू वहीं से आएंगे, कर उस पे लेते भी हैं। ऐसा नहीं है, आप जितने बेचैन और परेशान दिखते हैं मैं उतने हंस ही रहा प्यार हूँ से और हैं। आप कहते हैं परेशान हूँ। सनातन के ठेकेदार ये नहीं है। ये पूरा देश में जो हिंदू धर्म को मानने वाले सब लोग उसकी जीवन शैली है। जो संस्कृति है वो जीवन में आचार विचार संस्कार और त्योहार से एक संस्कृति का निर्माण होता है, और वो संस्कृति है जिसे सनातन कहते हैं। उसके ये ठेकेदार बन गए हैं, मोहर लगाते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन इस देश में उस संस्कृति को मानने वाला एक एक आदमी है जिसका उसका भी उतनी है जितनी इनकी है। हालांकि आक्रमणवादी व्यक्ति हैं ये लोग हैं, इसलिए उस पे कहते हैं कि नहीं साहब हम ही तो करें। सनातन पर एक के बाद एक हमले पर आप लोग क्यों आपत्ति नहीं जताते हैं? आपके अपने नेता कह रहे हैं पूजा पाठ पाखंड है। नहीं, पूजा पाठ पाखंड है ये किसने बोला है? रामगोपाल यादव जी ने। नहीं, वो उनकी राय, उन्होंने कब बोला मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। लेकिन अब अपने एक मिनट नेता की मेरी बात आते होते भी देखना तो चाहिए। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। इस देश में भगत सिंह थे जिसको पूरी दुनिया में शहीद आजम कहते, वो नास्तिक थे। क्या आप देशद्रोही कह देंगे उनको? ये आजाद भारत है, इसमें संविधान में हर किसी विचार धर्म का का अपमान करना अखिलेश जी, जमीन आसमान का अंतर नहीं, है। नहीं। आप नास्तिक हैं तो आप वो सनातनियों का अपमान पूजा नहीं कर पाठ, सकते। और पूजा पाठ सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता, मुस्लिम लोग भी इबादत करते हैं, क्रिश्चियन भी पूजा करते हैं। मुझे तो सभी जवाब धर्मों देने का में मौका पूजा पाठ दीजिए। है, ये बात नहीं है हमारी। आपने जो पहले अच्छा, बात आपने कही, कहा, अच्छा आपने जो कहा उसका जवाब जनता ही दे दे तो नहीं, ज्यादा बेहतर आपने है। मेरे 2-3 सवाल थे, मुझे बोल लेने दीजिए। एक सेकंड में मिनट बोल के। लेती हूँ। देखिए बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, इनका ही जवाब दे। आप हैं, मेरे सवाल तो फिर भी आप दाएं बाएं कर देते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनुभव पांडे है और मैं अच्छा बताइए, टीका लगा कर आए, आपको भी लग रहा है पूजा पाठ पाखंड है? पूजा पाठ पाखंड नहीं है, लेकिन हमारा प्रश्न मैम पहले पूछने दीजिए बीजेपी सरकार से। जो मेरा प्रश्न है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सुन सुन भैया हो, सुन सुन बहिनी हो, हमरा कहनवा काहे बर्बाद करता छात्र के तू जीवनवा। ये इन्हीं की सरकार है जिनकी सरकार के अंदर पेट का पेपर लीक होता है, कांस्टेबल का पेपर लीक होता है, आरओ का पेपर लीक होता है, और इन्हीं के छत्र छाया में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 400 यानी सनातन का मुद्दा जो ये लेकर आते हैं वो भटकाने के लिए, भटकाने के लिए है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 400% फीस वृद्धि हुआ है, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में। वो बाकी आपके लोग भी है, ठीक है। पेपर लीक का मुद्दा है, सनातन का मामला कौन बताएगा? क्या ये वाकई में मुद्दे भटकाने की वो है? खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सौरभ सैनी है, मैं आईएमए कॉलेज से हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं मार्केट एनालिसिस बहुत रखता हूँ, फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, एमबीए। सनातन का विरोध करना या सनातन पर बयान देना ये चुनावी मुद्दों को भटकाना है या वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं, वाकई में ऐसा ही हो रहा है, भटकाया जा रहा है। मेरे हिसाब से बीजेपी जो है वो एक अच्छा काम कर रही है और वो ही आगे आएगी। अच्छा, सनातन धर्म का विरोध करना क्या नुकसान करेगा इंडिया अलायंस को? बताइए, नाम बताइए। राधिका। सनातन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी इंडिया है और यहाँ पे हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर जो पार्टी विरोध करेगी वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपने आप को ही डुबा लेगी। अच्छा, कौन कर रहा है विरोध? अदर पार्टीज कर रही हैं, लेकिन मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं किसे? सनातन धर्म, सनातन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये विरोध तो जनता को भी नजर आ रहा है। वो बात है प्राची जी, जैसे बहुत जल्दी फिर जवाब देंगे। 10 सेकंड लूंगा। जैसे पहले आपने महिलाओं पे सवाल उठाया, मेरे नेता, मेरी समाजवादी पार्टी आरक्षण, महिला आरक्षण का विरोध नहीं करती है। मैं मंच से बोल रहा हूं आपके। हमारी पार्टी का कहना यह है कि ये जातियों का देश है। नाई, धोबी, तेली, कार, कुमार, बढ़ई, लोहार। बात सनातन विरोध की कर रही हूँ, आप लौट कर महिलाओं पर चले गए। महिलाओं के मुद्दे से आगे निकल गई हूँ अखिलेश जी। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। सवाल थे यहाँ पर कुछ लोगों के, उन सवालों के जवाब देने थे आपको। आपको बताना था कि सनातन विरोध क्यों, जनता के बीच में मैसेज कैसे जा रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम हर्षित कश्यप है, आई एम फ्रॉम आईएमई कॉलेज। अच्छा, पहले ये बता दीजिए, सनातन को लेकर इतनी जो बातें की जा रही हैं उसमें आप क्या सोच रहे हैं?
कौन सनातन विरोधी और कौन सनातन के पक्ष में? मैम सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि बीजेपी को अगेंस्ट बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ट्रिपल तलाक फिर वो बैन ना हुआ होता। वो योगी जी की वजह से ही हुआ है ट्रिपल तलाक बंद। और जो सनातन का वो है, वो बहुत सालों से लड़ाई चलती आ रही थी, जो राम मंदिर के बारे में बोलते हैं, तो वो बस मोदी जी ने वो उनको हक दिलाया, और ऐसा नहीं है उन्हें भी ज़मीन दी है। ठीक है, अब जवाब दीजिए शिवम त्यागी, जब आप बोलिए। सनातन का मुद्दा आपने बना ही दिया। एक छात्र कह रहा है मुद्दे भटकाने के लिए आप सनातन की बात करते हैं। आप सब युवा हैं, दिमाग, इंसान के दिमाग में थोड़ी विजडम होनी चाहिए। ये कहते हैं कि सनातन का और आप कहते हैं विरोध नहीं होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते होता हूं, किसी धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर किसी की भी धार्मिक प्रैक्टिस है वो मनाए, खुशी से मनाए, सम्मान से मनाए, लेकिन सनातन को लेकर, द्वारका को लेकर इनके नेता मजाक उड़ाते हैं। जब मेरे प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में कई 100 फीट नीचे जाकर, जहां पर हमारे भगवान श्री कृष्ण रहे, वहां पर अगर पूजा करते हैं तो ये उसके मजाक उड़ाते हैं। इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल दें, इनकी गर्दन कहीं और पड़ी होगी। लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, अपने आप को फर्जी सनातनी भी बताएंगे और फिर उसका अपमान भी करेंगे। अब दूसरी बात पर आता हूं, कई सारे सवाल हैं। एक कहा मेरे दोस्त ने कि ये कहते कि नहीं हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते। अरे करते तो अब तक, और जो एक आधी सीटें 2-3 स्कूटर पे सांसद आ जाते हैं वो भी खत्म हो जाता है। करके देखो, महिलाओं का बहुत अपमान पहले कर चुके हैं आप लोग। तीसरी बार एक मेरे मित्र ने कही कि इस देश में जो नेता हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इस तरीके से लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हो, 10 सेकंड में इसलिए बता रहा हूं। राष्ट्रीय सरकार में, पहली राष्ट्रीय सरकार में जो इस देश में आजाद होने के बाद बनी, उस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री बने। उनका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस से टकराव हुआ तो उन्होंने वो सरकार छोड़ी और 1954 में कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़े। वो अलग बात है कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने हरवाया उनको, और फिर 55 में लड़े और फिर हरवाया उनको। इसलिए अगर इस देश में जनता अपने नेता समय समय पर एक दूसरे को पसंद कर सकती है तो नेताओं का भी वो अधिकार है, क्योंकि वो भी जनता के बीच में से ही निकल कर आते हैं। कुछ चीजें और हैं। एक बात और हुई कि छात्रों का पेपर लीक। मैं दोस्त एक चीज आपको कहना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की व्यवस्था में दिक्कतें हुई उसको ठीक करेगी सरकार, कर रही है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि केंद्र सरकार का कोई भी एक पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में वही पेपर लीक होता है तो ये लोग जवाब ही नहीं देते, बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं। यूपी में तो हुआ ना। मैं कह रहा हूं हम उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए तैयार है, कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था बेकार है या व्यवस्था में कोई परेशानी है या कोई छुटपुट दिक्कत है तो हम उसको ठीक नहीं करें। देखिए अखिलेश जी, घुमाइएगा मत। मेरे राउंड का कम से कम कुछ तो निष्कर्ष निकले कि सनातन विरोध इंडिया अलायंस को कहीं ऐसा ना हो कि डुबो दे। आपसे कितना बताइए, सुनिए ना, जब कृष्ण जी का अपमान होता है, जब द्वारका का अपमान होता है, और जब पूछा जाता है कि समंदर के नीचे किसकी पूजा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपको तो पता होगा ना कि समंदर के नीचे क्या है और क्या है हिंदू मान्यता। बिल्कुल पता। अभी मेरे भाई ने जो पूछा था सवाल कि नेता जो है दल छोड़ के क्यों जाते, उन नेताओं की मजबूरी समझिए। पहले उन पे ईडी और सीबीआई के छापे डाले जाते हैं, फिर उनको बदनाम किया जाता है, उनको अरेस्ट होने का डर दिखाया जाता है। वो तो बेचारे मजबूरी में सब भाजपा में चले जाते हैं जितने भ्रष्टाचारी हैं। वो उनकी मजबूरी, आप उनको गलत ना समझे। इस समय बीजेपी की जो सत्ता है, 23 नेता। एक मिनट, मैं इंतजार कर रही थी, आप बोलेंगे कृष्ण जी के अपमान पर जवाब दे देंगे कि राहुल गांधी जी ने जो कहा शायद अज्ञानतावश कह दिया, शायद गलत कह दिया, कुछ तो खंडन करेंगे ना। उनका नाम अखिलेश है ना, वो घुमाएंगे। हम इस बात को नहीं, घुमाने का काम आपका है, पूरे देश को 10 साल से अब इन्होंने कहा, देखिए भाजपा में नेता इसलिए आते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई जो है उनके पीछे होती है। इन्हीं की पार्टी ने भाजपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, उनका कौन सा पेपर था आपके पास, उनके पीछे जल्दी बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपके यहां पर गए, उनके पीछे कौन सी ईडी सीबीआई थी? वो तो भाजपा में थे ना, भाजपा से गए उधर, तो उस पर तो कोई ईडी सीबीआई नहीं थी। अरे जो बाकी जो विश्व हेमंत शर्मा से ले भाई छगन भुजबल तक का जो मामला था, हेमंत शर्मा से जो छगन भुजबल तक के थे, जो बीजेपी ने पूरे नाम ले लेके उनको कहा भ्रष्टाचारी है, सब आपके साथ में, उसी हिसाब से चर्चा होगी तो नहीं हो पाएगा ना। मेरे एक भी सवाल का जवाब आप में से कोई देने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए, जो राहुल गांधी ने कहा था वो गलत है या सही है? समंदर के नीचे क्या खोज रहे थे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। प्राची जी, आप नहीं चाहती इनकी नौकरी कुछ और दिन चले, हम सनातन की तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो इस समय जो मुद्दे राजनीति के हैं वो सनातन में हो रहा है, धर्म में हो रहा है, और चुनाव 10 साल के बाद जो जनता बदहाल है उस पर बात नहीं करेंगे। समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं? मतलब बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, किसानों की बदहाली पे हम बात नहीं करेंगे, हम सनातन पे बात कर लें। अरे शंकराचार्य जी बैठे हैं ना, बात करेंगे चाहिए। लेकिन अगर कोई अपमान करेगा तो आप खंडन तो शंकराचार्य जी उनके भी बयान आ जाएंगे। कृष्ण जी मेरे सनातन धर्म के सर्वोपरि वो है। कृष्ण जी मेरे सपने में आए। देखिए और सवाल है, नाम बताइए। निधि माहेश्वरी, डॉक्टर निधि माहेश्वरी।
मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बार बार बोलते हैं कि 10 वर्ष से, तो 5 वर्ष पहले जनता ने ही तो इतने बहुमत से जिताया है, तभी तो आए हैं और इतना अच्छा शासन कर रहे हैं कि हमारे देश का एक एक नागरिक जो सनातन धर्म का भी आस्था रखता है, जो हमारे भारतीय पुरातन सनातन उसका रहा है, भारत है ही सनातन का, तो वो देश के अंदर रह रहा है तो खुशहाल है और बाहर विदेशों में रह रहा है तो खुशहाल है। अच्छा, मोदी जी विश्वास के साथ जी रहा है आज, भारत की एक अलग पहचान। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी के 2 शहजादों की सिर्फ शूटिंग चल रही है, समझ में आ रहा है 2 शहजादे कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो तो सब आंख बंद करके समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। तो इनकी पिक्चर हिट होगी, रिलीज हो पाएगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगी, फ्लॉप होगी, पहले भी फ्लॉप हुई है और अब भी फ्लॉप होगी। मैम 1 मिनट जवाब दे दीजिए, 1 मिनट बस देखिए जवाब, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। शुक्र मानिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव शोले में नहीं थे, वरना वो भी फ्लॉप हो जाती भाई। ये जो ये तो इतने बड़े फ्लॉप प्लेयर हैं। अच्छी सरकार जो है, है अच्छी सरकार ये है कि जब 10 साल पहले भाजपा की सरकार आई थी तो एक आदमी के ऊपर 35,000 रुपए का विदेशी ऋण था, आज 1,80,000 है। बहुत अच्छा काम हुआ है। 80% संपत्ति 10 लोगों के पास चली गई, बहुत अच्छा काम हुआ है। अखिलेश जी 2 शहजादों पर जवाब नहीं आया, 2 शहजादों की शूटिंग चल रही है, सरकार पिक्चर की रिलीज होगी, उपलब्धियां बता रहा हूं कि मैं। नहीं होगी? ये 2 शहजादों पर ये बोलिए, जवाब बोलिए, नहीं बोलिए। देंगे। मैं वो जो भारत का शहजादा खड़ा, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर सवाल जो पूछेगा। ऋणी था 1,80,000 हुआ है। अरे मोदी मेरा जी ये की प्रश्न कृपा नहीं था सर, 2 शहजादे आपके नेता हैं, प्रधानमंत्री उनको 2 शहजादे बोल रहे हैं, उन पर कुछ तो बोलिए, प्रधानमंत्री कुछ तो जी पे ही बताइए। बोल रहा हूं उतनी देर से। आपको पता है त्यागी जी है, जब ये 10 साल पहले जब भाजपा सत्ता में आई थी तो इस देश के एक नागरिक पे 35,000 रुपए का विदेशी ऋण था, 1,80,000 है आज। मोदी जी की कृपा है, अच्छा काम किया है। टाइम दे दूं, नाम बताइए। आप 10 साल से नहीं उबर पा रहे, फिर से आने वाले हैं 5 साल। मेरा नाम अभिषेक है, मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का छात्र हूँ। अच्छा, आपको पता है 2 शहजादे कौन है यूपी के? पता है मेरे को। मेरा एक कौन है? मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, कौन है? मेरा कौन है 2 अगर शहजादे? देखा जाए तो मोदी जी के भाषण से देखा जाए तो 2 शहजादे राहुल गांधी को कहता है और अखिलेश जी को कहता है, ठीक है। पर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अगर आप किससे प्रश्न, नाम भाजपा के बताइए। प्रवर्तक से मेरा सवाल है कि अगर आप बात सनातनी कर रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपस में मत लड़िए। अरे लड़ने का काम नेताओं का है, आप लोगों का नहीं है। जी मैम, इन्होंने बात सनातनी करी, मैंने बोला कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवी समझा जाता है। वाराणसी में 3 भाजपा के युवा नेता ने एक कन्या का, एक देवी का, ठीक है, रेप किया था। और मणिपुर की घटना देखी जाए, वहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर के, आर्मी ऑफिसर की क्या कहते हैं पत्नी को नंगा परेड कराया गया था। तो ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि किसी प्रकार से कि किसी महिलाओं के रेप किया जाए या फिर नंगा परेड कराया जाए। महिला अपराध पर सब एक हैं, कोई सही नहीं है। चलिए खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए। ये 2 यूपी के 2 शहजादों की पिक्चर आपको देखनी है कि नहीं? मैम होनी ही नहीं है, तो मतलब ट्रेलर ही फ्लॉप हो गया तो कैसे देख लेंगे। वैसे मेरा नाम आदित्य है और मैं कैराना का रहने वाला हूँ। कैराना की सीट आप सभी जानते होंगे। आज तो वोटिंग है वहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब लाइक बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले सब जानते हैं वहाँ पे क्या हाल था और कैसे लोगों ने वहाँ से प्लान किया। तो उसके बाद जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से वहाँ पे थोड़ा सुकून है। और अब आप लोग चाहते हैं कि फिर से वही हाल हो जाए वहाँ पे जो पहले था। तो हम तो नहीं चाहेंगे सर, बिल्कुल। तब तक बीजेपी रहेगी और बीजेपी 400 पार जाएगी। अब 400 पार की बात हो गई यहाँ, तो इधर आ जाइए, आ गया जी। तो 2-3 सवाल ले लूँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम ईशा ठाकुर है। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जो भी असम के मुख्यमंत्री हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने घोटाला किया है। जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो उन पे कोई घोटाले का आरोप क्यों नहीं लगा? क्या कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए, पूछ रहे हैं? हाँ मैम। कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए? नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी है और मैं BR अम्बेडकर की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सर आप उसकी ED की बात कर रहे हो, जैसे कि कोई भी किसी भी कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है या गलत है? मैम मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी विपक्ष होता है, विपक्ष के पीछे वैसे सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे विपक्ष दल में विपक्ष जो है जेल में जा रहा है, सारे भ्रष्टाचारी होते हैं। जैसे ही आपकी पार्टी में आ जाते हैं वो सारे सवाल है कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए, इधर से भी सवाल है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, आप जरा खड़े हो जाइए। सर कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अशोक सागर। यूपी की बड़ी चर्चा हो रही है, 2 लड़कों की, 2 शहजादों की पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? बननी चाहिए। बननी चाहिए। देखेंगे आप? बिल्कुल देखेंगे जी। अब देखिए, एक वोट तो आ गई, अब तो जवाब दे देंगे, अब तो जवाब दे देंगे, अब तो आप दे देंगे, जल्दी से जवाब। से कुछ नहीं होगा। बोलिए।
हाँ जी, मैं वीना शर्मा। मैं वो दो शहजादों के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि उनके ऊपर तो पिक्चर बननी ही चाहिए। एक कितने अच्छे हैं कि जो टूटी चोरी करते हैं, दूसरे कितने अच्छे हैं आलू से सोना बना रहे हैं। तो हमारे देश को आलू से सोना बनेगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। अब दो तीन सवाल थे। कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं, मणिपुर को लेकर था और वाराणसी में हुए रेप को लेकर था। लेकिन अखिलेश जी, जब तक जवाब नहीं दीजिएगा ना दो शहजादों पर, हैं कहाँ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक रोड शो किया, क्यों नहीं घूम रहे हैं? एक बात, गर्मी बहुत ज्यादा है। आप तो ठीक है, आप तो मीडिया से हैं, जानकारी रखती है। इस प्रदेश में, यूपी में ही हो, हाँ, मैं यूपी इस से ही हूँ। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई, देखिए पीछे से एक बच्ची बोल रही है मुद्दे पर आइए, अब मैं नहीं हाँ, बोल मैं वहीं पे आ रहा हूँ। वो बहन मेरी सही कह रही है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 365 दिन 8 से 10 घंटे सिर्फ संवाद करना, मिलना जुलना, कहीं सुख दुख में। उनसे ज्यादा यूपी में जमीन पे शायद योगी जी भी नहीं दिखते। तो ये अखिलेश यादव जी का चरित्र है। इस पे प्राची जी देखिए, आप कहीं पे देखेंगे तो मिल जाएगा जानकारी। मैं तो चरित्र पर सवाल ही नहीं उठा रही, मैंने तो ये सब पूछा कि दो शहजादों की पिक्चर रिलीज होगी कि नहीं होगी, कहीं रैली में दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। अब प्रधानमंत्री जी, उन शब्दों पे मैं दोहरा नहीं सकता, बहुत बड़े पद पे हैं, उनकी गरिमा है। लेकिन अगर हम आपके फैसले और आपकी उपलब्धियों के सवाल करने से आप डरेंगे और आप हमें डिफेम करने की कोशिश करेंगे, तो विपक्ष की मेरी जिम्मेदारी आपके फैसलों पर हम सवाल उठाते रहेंगे। शिवम जी कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो अखिलेश जी ने अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए कहा कि अखिलेश जी हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं। वो अलग बात है, हमें अखिलेश जी बिल्कुल दिखाई नहीं देते। एक आधी रैली कभी साल 6 महीने में कर दी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर, मैं विषय पर आता हूं। सबसे पहले कहा गया कि इस देश में सनातन में महिलाओं को देवी के तौर पर माना जाता है, तो फिर जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ वो क्यों, और मणिपुर में जो विषय हुआ। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कारी थे वो जेल के पीछे। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कारी थे, 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने उनको ढूंढ निकालकर जेल में डाला, और उनके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो एक बलात्कारी के साथ होता है। मणिपुर में जो भी हुआ, एक एक चीज पर सरकार ने जवाब दिया। 2 घंटे से ज्यादा मेरे देश के गृह मंत्री बोले, 1.5 घंटे से ज्यादा मेरे देश के प्रधानमंत्री बोले। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, ममता बनर्जी के यहां पर संदेश खाली में एक आदमी ने बलात्कार किया। 12-12 साल से महिलाएं कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ जो बलात्कार हुआ उसकी FIR तो कर दो। मुंह सिल गया, उनका एक शब्द नहीं निकला। अब आगे आता हूं। मुझे अब इस मुद्दे पर जवाब लेने दीजिए क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा। महिलाओं पर दोहरा चरित्र क्यों है? निवान जी बताइए, आप तो बहुत सच बोलते हैं ना सब। मैंने आपके शो में अभी ये देख लिया कि जो आपका एक नैरेटिव है वो ये है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की डेवलपमेंट और 10 साल के काम पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इंटरेस्टेड हैं सनातन पे बात करने के लिए। मैं सुन लीजिए, जेल में बंद है उस पर बात हो। मैं चाहता हूं उसके सबूत पर बात हो। आप सनातन पे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैं बात करना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दें। मैं सनातन पे बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दें। मैं सनातन पे बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दें। बोले आप सनातन धर्म पे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये अपने आप को बोलते हैं सनातन धर्म के रखवाले। सनातन धर्म इतना विशाल है कि पिछले हजारों साल में ना उसको कोई खत्म कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। अंग्रेज आ गए, बाहरी ताकतें आ गई, बड़े आ गए, ये क्या बचाएंगे सनातन धर्म को? दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया, मैडम आप सुनिए ना, आप सनातन धर्म पे हमारे सनातन, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। स्टालिन साहब को समझाना था, मुझे नहीं समझाना था। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, बस समय खराब हो रहा है। 10 सेकंड दे दीजिए। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि अगर एक माँ बाप भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देते तो माँ बाप का भी खिलाफत करो। ये लोग हमारे देश में अच्छी शिक्षा देने के खिलाफ क्यों हैं? अगर हम अच्छे स्कूल बनाते हैं, ये जेल में डाल देते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है और शिक्षा मंत्री एक को बना देना। सनातन धर्म में कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव। मैं नहीं आ पाऊंगी। शिवम, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, सत्यप्रकाश जी, शिवम जी और निवान जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जोरदार तालियों के साथ सबका धन्यवाद कीजिए अपनी पार्टी का जोरदार पक्ष रखने के लिए। तो इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।